इंडियन लेबर लॉज यानी कि भारत के कानून में आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है। यह फैसला भारत में काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर असर डालेगा। तो इस सेशन में आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं भारतीय श्रम कानून में, यानी इंडियन। चार कोड्स में बदल दिया गया है, चार कानून में बदल दिया गया है। तो देखते हैं इस सेशन में आपको अंत तक क्या क्या मिलने वाला है। और बच्चों एक और बात, सेशन को अंत तक देखें क्योंकि यहां से सवाल जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक, इंडियन इंडिया इंप्लीमेंट्स ऑल फोर लेबर कोड्स, यानी कि भारत ने अभी आठ लेबर कोड्स अप्लाई किए हैं। तो सर चार क्यों किए हैं, ज्यादा थे क्या? बिल्कुल बच्चों, पुराने कानून की बात करें तो टोटल कितने 29 ऐसे कानून थे जो कि लेबर से। और बात मैं आपको बता दूं, यहां पे लेबर कुदाल ले निकल गया, घरों में इसके अंडर में आ जाएंगे, इंजीनियर है वो भी इसके अंडर में आ जाएंगे। तो आप लोग लेबर लॉज थे जिसको मर्ज कर दिया गया है, यानी कि कंपाइल कर दिया गया है कितने में, चार लेबर लॉज में। या यूं कह लीजिए पहले 29 किताबें हुआ करती थी जिनके सारे के सारे कानून को इकट्ठा करके चार किताबों में कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब वो चार किताबें कौन सी हैं, उन हम कौन से चेंजेस किए गए हैं। देखिए, कोड ऑन वेजेस, यानी कि सैलरी, मजदूरी जो दिहाड़ी की जाती है फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा, वो सभी से रिलेटेड एक किताब बनाई गई है, यानी एक ही लॉ बनाया गया है जिसको हम लोग क्या, वेजेस 2019 में इसको। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यानी इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी सर, इंडस्ट्रीज कौन कौन से रूल्स अपनाएंगी, यानी कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोड्स को एक जगह डाल दिया गया है जिसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 कहते हैं। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में वो सारी सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे, सब सोशल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। उसका चौथी जो किताब है, यानी कि चौथा जो लॉ है वो क्या कहता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि जहां पे वर्कर सेफ है कि नहीं है। आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा, मशीन आई और मजदूर के यहाँ पे हाथ ही कट गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने की जरूरत है। हेल्थ से रिलेटेड लॉ बनाए गए हैं। उसके बाद कंडीशंस कैसी होनी चाहिए जहां पे वर्कर काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो टेम्परेचर सह ही नहीं पा रहा है मजदूर, लेकिन हाँ दो वक्त की रोटी चाहिए, पापी पेट का सवाल है, तो उस पे को ध्यान में रख के इस तरीके से आए गए हैं। ठीक है, अब देखिए चेंजेस करने के कुछ कारण हैं, मकसद है, और मकसद क्या है। पहला तो देखिए मॉडर्न बनाना, जो पुराने लॉस हैं वो आजादी के पहले से चले आ रहे हैं हमारे, उनको चेंज करना। ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस हुए हैं लेकिन अप टू मार्क नहीं हुए हैं। उसके बाद वर्कर सेंट्रिक, जो कानून है ना वो वर्कर्स के लिए बनाए जा रहे हैं ना भाई साहब, तो वर्कर सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि कानून में फैसला लेते वक्त जाना चाहिए। ठीक है, ग्लोबली अलाइन फ्रेमवर्क तैयार करना फोकस किया जा, बता चुका हूं। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कवर किया होते हैं दो तरीके के। ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं जिनको एक सैलरी मिलती है प्रॉपर आ गई, जैसे हम लोग क्या है ऑर्गेनाइज, किसी कंपनी पे काम करें ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, वो मजदूर जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, रोज दिहाड़ी कर रहा है, रोज उसको 300-400 रुपए मिलते हैं, रोज कुआं खोद रहा है और रोज पानी पीता है। मजदूर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो ऑर्गेनाइज हो गए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो गए। गिग वर्कर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं। गिग वर्कर्स
हुआ करते थे। अब गिग वर्कर्स क्या होते हैं? शादी ब्याह में जो फोटोग्राफर होता है, वीडियोग्राफर होता है, आता है ना, ठीक है, मेहंदी आर्टिस्ट होता है, ये सब क्या है? गिग वर्कर्स कहलाते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे? यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएंगे, आपका काम चेक करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी काफी सारा लॉ बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मतलब होता है जो किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं। जैसे ओला में कार चलाता है बंदा, ओला के लिए काम करता है। रैपिडो बाइक राइडर रैपिडो के लिए काम करता है। उबर वाला उबर के लिए काम करता है। जोमेटो वाला जोमेटो के लिए काम करता है। स्विगी वाला स्विगी के लिए काम करता है। यानी एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले सारे के सारे वर्कर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर। उसके बाद एमएसएमई के लिए भी लॉ बनाए गए हैं। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी लॉ बनाए गए हैं जो कि अपना राज्य हैं। हजार्डस सेक्टर्स यानी कि वो सेक्टर्स जिसमें बहुत ज्यादा खतरा है, सेक्टर हो गया, या फिर ऐसा जो आयरन वाला सेक्टर हो गया जहां पे खूब पिघल के लिक्विड शेप में आ जाता है। इस तरीके के कानून बनाए गए हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे के सारे कानून को। और एक और बात बच्चों, अगर अभी आपका इंटरेस्ट बन रहा है और आपको ये समझा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, ठीक है? बस हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ज्यादा लोग, क्योंकि बहुत रिसर्च लग है यहाँ पे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलिए अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं ओवरव्यू ऑफ 4 लेबर कोड्स। 4 लेबर कोड्स की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से लेबर कोड्स हैं? पहला कोड मैंने आपको बताया था कोड ऑन वेजेस 2009, ठीक है। और दूसरा बताया था आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और इसके बाद तीसरा हमने बताया था सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। और चौथा बताया था ओएसएच, यानी कि ऑक्यूपेशनल जगह पे जहां पे वर्कर काम कर रहा है वहां के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। टेम्परेचर कंडीशन से रिलेटेड बहुत सारे कानून यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या किया गया है और क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं। देखिए, लेबर एट द कोर ऑफ इंडियन ग्रोथ। हम क्यों मान के चलते हैं कि भाई लेबर के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, लेबर के लिए हम कानून बनाएंगे? क्योंकि लेबर जो होता है ना, वो सबसे नीचे की कड़ी होता है, बेस होता है किसी भी देश हैं। तो इंडस्ट्रीज किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती है, और इंडस्ट्रीज का बैकबोन कौन होता है? रीढ़ की हड्डी कौन होता है? तो हमारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिछला कुछ पैटर्न देखें एम्प्लॉयमेंट का, तो आप देख सकते हो 2017-18 में 47.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, जो कि बढ़ और एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, यानी कि वर्कर्स बढ़ गए हैं 23-24। ये दिखा रहा है करोड़ वर्कर्स बढ़ चुके हैं, इसका मतलब वर्कर्स, याद रखिए, ठीक है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें 6% था, जो कि भी कम हुई है, ये भी दिखेगा, ठीक है बच्चों। आगे देख सकते हैं तो 1.5 करोड़ वुमेन ज्वाइन फॉर्मल सेक्टर्स। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर्स में तो वुमेन काम करती थी, गांव में आप देखना, खेतों में देखना, तो औरतें मजदूरी करती थी। फॉर्मल सेक्टर में औरतों का पढ़ना लिखना, पढ़ लिख के आना जरूरी था, क्योंकि पढ़ी लिखी औरतें ही यहाँ पे काम कर सकती थी। तो फॉर्मल सेक्टर में 1.56 करोड़ औरतों ने है, तो उनके लिए भी कानून बनाना जरूरी था भाई साहब। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो भी डिक्लाइन हुई है, यानी कि जो गरीबी का जो अनुपात है वो भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। प्लस सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और है आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत यानी कि वो भारत जो विदेशों पे डिपेंड ना रहे, इसके लिए भारत में जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की। और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा तभी मिलेगा जब इंडस्ट्रीज के लेबर खुश होंगे, इंडस्ट्रीज के लेबर का हित होगा और उनके फेवर में होंगे। तो यही अभी भारत सरकार ने किया है। चलिए अब देखिए,
कॉडिफिकेशन क्यों जरूरत था, ठीक है। 29 लॉ को 4 कोड में हम लोगों ने क्यों जरूरी क्यों लेकर के आए थे, ये आई थिंक मैं आपको शायद बता चुका हूं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कानून थे वो पुराने हो चुके थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले के थे, बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि कॉम्प्लेक्स थे, आम जनता के समझ में ही नहीं आते थे, तो आम जनता वो कानून का पालन ही नहीं करती थी, ठीक है। एम मैं आपको बता चुका हूं, सिंगल रजिस्ट्रेशन का, अगर कोई बंदा या कोई काम करना चाहता है या कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसको एक रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन, 3 4 5 6, अरे भैया कितने रजिस्ट्रेशन करवाओगे, ठीक है। तो लगाओ, इंडस्ट्रीज लगाओगे तो कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी भाई साहब। तो यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है, सिंगल लाइसेंस लो, सिंगल रिटर्न, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेन मुद्दा है इस कानून को चेंज करने का। वर्कर्स की सेफ्टी, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी सब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे याद रखिए, कंडीशन, एक लेबर जो आपका कमिटी गठित की गई थी, उस, है ना, 29 जो अलग अलग लेबर हैं, इनको ना 4 या 5 में कन्वर्ट कर दो, तो लोगों को समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नॉट 4-5%, इट्स 4 या 5, ठीक है। 4 या 5 में कन्वर्ट कर दो, तो कंपाइल कर दो, तो लोगों की कोशिश की गई है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। 8 अगस्त को जो वेजेस बाकी सारे 29 सितंबर 2020 को बनाए। एक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों, अलग अलग एक्ट की हम बात करेंगे। कोड ऑन वेजेस 2029, ठीक है बच्चों। अब जो पहला हम बात करेंगे जो कि वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है, किससे, वेजेस से रिलेटेड है। 4 कोड है ना हमारे, जो मैं आपको बता वाले हैं। पहला आपका वेजेस से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होने वाला है। तीसरा आपका एम्प्लॉयज के सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड होने वाला है। चौथा एम्प्लॉयज जहां पे काम कर रहे हो उस काम के स्थान से रिलेटेड होना। तो पहले वेज से रिलेटेड कितने सारे कानून हुआ करते थे। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 हुआ करते थे, ठीक है। इन सबको मर्ज करके क्या कर दिया गया है, वेज एक्ट 2019, कौन, वेज 2019, यानी इन चारों को मिलाकर के एज में एक में ही डाल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए प्रोविजंस क्या रखा है, नए लॉ का प्रोविजंस क्या रखा है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज। अब देखिए मिनिमम वेज जो होना चाहिए यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। अब ये मिनिमम क्या होता है भाई साहब, मिनिमम वेज क्या होता है, ठीक है। मिनिमम वेज में एक आपको न्यूनतम न्यूनतम देना ही पड़ेगा, चाहे आप 300 400 250, उसके ऊपर जो वर्क को मिनिमम इतना पैसा तो देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 50 वर्कर महाराष्ट्र से भी आपको देंगे, आपका जीवन स्तर बढ़िया हो जाए, आपको किसी तरीके की दिक्कत ना आए रोटी कपड़ा मकान जुटाने में, यानी मिनिमम पे काम किया गया, ठीक है। दूसरा यहां पे देखिए, दूसरा ये वेज फॉर ऑल वर्कर्स हो गया। सेकंड पॉइंट, फ्लोर इज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक फ्लोर वेज का मतलब क्या होता है, इस वेज रेट से कम कोई भी स्टेट नहीं दे सकता, समझे, कोई भी स्टेट इस वेज से कम पैसा नहीं दे सकता वर्कर्स को, यह बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। याद, दूसरा क्राइटेरिया किस बेस पे होगा, ठीक है। देखिए स्किल डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, वर्किंग कंडीशन के ऊपर ये सारी सारी चीजें डिसाइड होंगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम वेज रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम वेज रेट क्यों किया जा रहा है भाई साहब, मिनिमम वेज रेट इसलिए किया जा रहा है ना, ताकि कर सके कोई भी मजदूर। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज पे डिपेंड होगी, वो कहां रह, हो सकता है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, किसी मेट्रो सिटी में रह रहा है बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा हो, पहाड़ों में रह रहा है तो उसकी अलग बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, केंद्र सरकार वो किस चीज पे देखेगी, स्किल डेवलपमेंट पे देखेगी कि बंदे में क्या स्किल है मजदूर में। ज्योग्राफी पे देखेगी पहाड़ों में रहता है कि शहर रहता है, कहां रहता है, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस के ऊपर देखेगी, वर्किंग कंडीशंस बहुत अगर ज्यादा खराब
हाइट क्या वेज रेट होगा, ये सारी की सारी चीजें इन चीज पे डिपेंड डिपेंड करती हैं। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली अब यहां पे ट्रांस लिया गया है। ठीक है, टाइमली वेजेस पेमेंट होनी चाहिए भैया, और ओवर टाइम अगर कोई वर्कर करता है तो 2 टाइम्स मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे अगर 800 रुपए एक दिन के मिल रहे हैं, और अगर मैं ओवर टाइम करूं, यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे, इस 8 घंटे के हिसाब से तो मिलेंगे ही मिलेंगे यार। घंटे काम करूंगा ना, उसमें 800 रुपए नहीं, उसका डबल मिलेगा, यानी कि 1600 रुपए मुझे मिलेगा। सरकार ने ये बता दिया, यानी कि 2400 रुपए में लेके जाऊंगा अगर ओवर टाइम करता हूं तो। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक इंस्पेक्टर आता था। पहले जो कानून होते थे ना, वो कानून पालन हो रहा है, आया करता था। पुराने कानून फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर है ना, इसका रोल बदल दिया गया है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है, यानी इंस्पेक्टर कौन से कानून अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से कानून को माना जा रहा है, होगा लोगों को। इसको अब फैसिलिटेटर की जॉब भी मिल गई है, याद रखेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव, ऑफेंसेज, यानी कि अगर कोई यहां पे इन सारे कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको क्राइम माना जाएगा। ये तो पहले भी माना जाता था सर, ठीक है, माना जाता था। लेकिन पहले होता था क्या कि आप और आप पहले पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, पहले आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, मॉडिफाई कर दिया जाएगा, और क्राइम करते हैं, इन सारे कानूनों को तोड़ते हैं, तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा कानून है मुझे लग रहा है। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की भी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो कि 2020 में हम लोगों ने इसे लाया था, और इसमें 3 एक्ट हैं जिनको मर्ज करके एक ही एक्ट, एक ही कानून बना दिया गया है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947। इन सब में चेंज करके क्या बना दिया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। चलिए, अब चेंजेस ये देख लेते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज विथ ग्रेचुटी आफ्टर 1 ईयर, वेरी नाइस। क्या कहता है, ग्रेचुटी जो होता है ना बच्चों, ठीक है, ग्रेचुटी जो ग्रेचुटी टाइम पे और उसके बाद मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेचुटी बोलते हैं। लेकिन इसका जो कानून था ना, जो कुछ इस तरीके से था कि भाई साहब, आप अगर 5 साल जब तक काम नहीं करोगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि आप हमारे एम्प्लॉय हो, और हम आपको ग्रेचुटी यानी आफ्टर रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट वाले बेनिफिट्स नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि पहले 5 साल काम करने के बाद बोल दिया ना, अगर कोई बंदा 1 साल के पास काम कर रहा है, याद रखना कितना, 1 साल के पास काम कर रहा है, वो भी ग्रेचुटी का हकदार होगा। क्लियर पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रीस्किलिंग फंड 15 दिन वेजेस फॉर रिट्रेंच वर्कर। रिट्रेंच वर्कर यानी कोई वर्कर जा रहा है कंपनी छोड़ करके, उसका रिटायरमेंट आ गया है, तो आपको उसको रीस्किलिंग फंड देना पड़ेगा। रीस्किलिंग का मतलब क्या होता है, उसके स्किल्स को डेवलप करने के लिए दोबारा से फंड देना। समझ में आ रहा, या उसको, उसके जो स्किल्स है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए फंड देना। जैसे कि मान लीजिए मैं XYZ कंपनी में जॉब कर रहा हूं, और वो कंपनी से मैं रिटायर हो गया, तो कंपनी मुझे आगे कहीं और मैं काम कर सकूं, इसके लिए स्किल सिखाएगी, मुझे हुनर सिखाएगी। कुछ भी हो सकता है कि मैकेनिक का काम हो सकता है, मैं कंप्यूटर का काम सीखूं, तो उसका पैसा भी मुझे कंपनी ही देगी। समझिए, ठीक है, उसका पैसा भी मुझे कंपनी ही देगी। तो और कितना
जितनी मेरी आखिरी सैलरी है, लास्ट मंथ की जो भी मेरी सैलरी रही होगी, उसका 15 दिन का। जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी 45,000 है, तो 22,500 रुपए मुझे कंपनी देगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कि भाई साहब ये लो, आप पीडीएफ बनाना नहीं आता, आपको वीडियो एडिट करना नहीं आता है, आपको जो भी नहीं आता है अपने इस काम से रिलेटेड आप वो सीख लो, मुझे कंपनी देगी। ये दूसरा लॉ है। ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन 51% मेंबर्स यूनियन बनाई जाती है ताकि कोई डिसीजन लिए जा सके। तो यहां पे वही ट्रेड यूनियन, मजदूरों का यूनियन होता है जो कि डिसीजन में पार्टिसिपेट करती है, तो यहां पे वही ट्रेड यूनियन नेगोशिएट कर सकता है, आगे चल के एम्प्लॉयर से बातचीत कर सकता है, अपने प्रस्ताव रख सकता है जिसमें 51% मेंबरशिप हो। जैसे कि मान लीजिए 1,000 मजदूर है, मजदूर का 51% मजदूर जो होंगे ना, वो इस संस्था में आने चाहिए, या वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, ट्रेड यूनियन के मेंबर में आने चाहिए, तभी इस ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा, कितना 51% मेंबरशिप होनी चाहिए। ले ऑफ यानी क्लोजर अप्रूवल थ्रेशोल्ड 100 से लेकर के 100 से लेकर के 300 वर्कर्स की बात की जा रही है। ले ऑफ मतलब समझिए, ठीक है। ले ऑफ का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी के पास फिलहाल काम नहीं है, तो कुछ टेम्परेरी समय के लिए अपने कंपनीज को निकाल सकती है, समझ रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 4 दिन मेरी मशीनें खराब हो चुकी हैं, तो मैं 4 दिन, जैसे मान लीजिए कि मेरा स्टूडियो चल रहा है, ठीक है, 4 दिन मेरा ये बूट ही खराब हो जाए, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, आपको ले ऑफ पे भेजा जा रहा है, ठीक है। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि 6 दिन के लिए ठीक होके आ जाएगा। ये नहीं कह सकते हो कि नहीं 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 नहीं, तुमने तो काम ही नहीं किया भैया, ठीक है भाई, तुम्हारा था वो 6 दिन के लिए, कहीं और थोड़ी ज्वाइन करेगा। हाँ, कम पैसा दो, लेकिन ले ऑफ का भी आपको पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया गया है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वगैरह हो गया, हाथ पैर नहीं है, घर पे बैठ कर अच्छा सॉफ्टवेयर वगैरह चला सकता है, तो ठीक है ना, चलाए, तो उसके लिए भी किया गया है। नोटिस फॉर स्ट्राइक, अगर वर्कर स्ट्राइक करना चाहते हैं अपने मांगों को करके, तो 14 पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आज से नहीं आ रहे हैं, आज से हम लोग ने छोड़ दिया है काम करना, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन 500 में से 400 वर्कर्स एक साथ छुट्टी पे चले गए एक हफ्ते के लिए। देखो, स्ट्राइक का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया, हम कहां स्ट्राइक कर रहे हैं, हम कहां हड़ताल कर रहे हैं, हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं, और 500 में से 400 वर्कर्स चले गए कहां पे? छुट्टी पे, ये कह के कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं। अरे भैया, वो भी एक तरीके का स्ट्राइक है, तो उस तरीके को भी यहां पे स्ट्राइक माना जाएगा। यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक इंक्लूड कर दिया गया। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होता है, जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल देगा, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है या इंडस्ट्रीज में कोई भी मतभेद हो जाता है, तो एक ट्रिब्यूनल फास्ट ट्रैक फैसला देगा। लटका पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सेस आफ्टर 19 डेज, इसका क्या मतलब होता है? तो मैं जाके एक, हमारा एक कंसाइलिंग ऑफिसर हमें दिया जाता है, वो कंसाइलिंग ऑफिसर के पास मैं बोलूंगा, देखो ना सर कंसाइलिंग ऑफिसर साहब, ठीक है, ये जो बंदा है मेरे को ठीक से काम नहीं करने दे रहा, ये नहीं दे रहा, मेरी 3 महीने की सैलरी रोक के रखी हुई है। कंसाइलिंग ऑफिसर अगर 90 दिनों के अंदर उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाता है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो कोर्ट में है, और सारा का सारा रहेगा, यानी कि ऑनलाइन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते चलना। मैं आई एम टेलिंग यू कि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, जिसमें 9 एक्ट को मर्ज करके और क्या बना दिया गया, जिसमें आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आ जाएगा 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट आ जाएगा, बेनिफिट्स एक्ट 1961, ग्रेचुइटी एक्ट 1972, सब मिला 9 एक्ट है, इनको मर्ज करके एक बना दिया गया है सोशल सिक्योरिटी 2000। नए वाले एक्ट में ईएसआईसी, यानी कि नो नोटिफाइड एरिया रिक्वायरमेंट, ठीक है। ईएसआई ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि
इंश्योरेंस वगैरह देखती है एम्प्लॉयज का। ये हर जगह अप्लाई नहीं होती थी। हर जगह अप्लाई का मतलब एरिया वाइज? नहीं नहीं सर, एरिया वाइज की बात नहीं कर रहे हैं हम छोटे से बड़े दुकानों की बात कर रहे हैं, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। ये उन बिजनेस नहीं देखता था जहां पर छोटे छोटे लोग काम कर रहे हो, नहीं देख, ठीक है। और किसका, चाहे वहां पे 10 लोग ही क्यों ना काम, यानी कि अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो जाएगा ईएसआईसी का। यानी कि कोई नोटिफाइड एरिया नहीं रहेगा। आप हर जगह पे इंडिया में पैन इंडिया जाकर के काम कर सकते हो, ठीक है। इंक्वायरीज 5 ईयर लिमिट दे रखी है, कंप्लीशन विद इन 2 ईयर, ठीक है। अब मैं रिटायर हो गया भैया और जो मेरी इंक्वायरी चल रही है प्रोविडेंट फंड वाली, वो 15-15 साल खींच रही है, ठीक है, 20-20 साल खींच रही है। और यहाँ पे मैं मर भी गया हूं और 10 साल का मेरा पोता भी हो गया है, ठीक है, लेकिन मेरी इंक्वायरी चले जा रही है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड ना। नए कानून के हिसाब से 5 साल आपको लिमिट दिया गया है, तो क्लियर है यहाँ पे। और पूरा पूरा आपको टाइम बाउंडेशन में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ईपीएफ अपील डिपॉजिट, यानी एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड का जो डिपॉजिट है वो 25% तक आप रख सकते हो, ये पॉइंट है, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कवर्ड एग्रीगेट 1-2% कंट्रीब्यूशन। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। गिग मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फोटोग्राफर्स वगैरह हो गए, शादी में आ गए, मेहंदी आर्टिस्ट वगैरह हो गए, वो आगे मेकअप वगैरह बुक लगाने वाले आ गए, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, ये रैपिडो रुपिडो जो कुछ भी होता है प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। ये ये जो कंपनी है इनको कवर नहीं करती थी, या उन प्लेटफॉर्म्स को, प्लेटफॉर्म्स लायबल नहीं थे इनके इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। जैसे जोमेटो ये नहीं बोलता था कि मेरा जोमेटो वाला बंदे का अगर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ठीक है, मैं भरूंगा इंश्योरेंस, ठीक है, मैं भरूंगा इसको मेडिकल क्लेम, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब आपको देना पड़ेगा, यानी कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी इंश्योरेंस का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, याद रखना। और टोटल कितना, 1 से 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, सोशल सिक्योरिटी फंड भी दिया जाएगा, चाहे सिक्योरिटी फंड सिर्फ ऑर्गेनाइज पर्सन के लिए, ऑर्गेनाइज जो लेबर के लिए आता था, अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए भी आएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। एक्सीडेंट कवर आपको दिया जाएगा, ग्रेचुटी आपको बता ही चुका हूं, एक कर लिया किसी कंपनी में तो उसके बाद भी आपको ग्रेचुटी मिलेगा। इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और हर एक जो कंपनी है उसको अपना वैकेंसी की रिपोर्ट देनी पड़ेगी हमारे सरकार को, याद रखिएगा, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अगला आता है ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशन कोड। अब देखिए, ये जो हमारा काम करने की जगह होती है ना, ठीक है, काम करने की जो जगह होती है वहां पे क्या क्या लॉ होने चाहिए उसके बारे में बताता है, ठीक है। आप उससे काम करवा रहे हो यार, इतने गंदे कंडीशन में, वो बीमार हो जाएगा, जितना पैसा नहीं कमा रहा उतना तो उसको इलाज में लग जाएगा भाई, ठीक है। तो जो वर्किंग कंडीशन है ना वर्कर्स की, वो अच्छी ही होनी चाहिए। अब प्रेग्नेंट वर्कर को एच एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 लाया गया है, ठीक है। इसमें 13 एक्ट को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। चल आगे आते हैं। प्रोविजंस का है नए कानून के, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन, यानी कि जितने भी आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आपको एक ही जगह पे, ठीक है। हजार्डर वर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो कानून था ना लेबर वाला कानून उस कंपनी में भी अप्लाई होगा जहां पे एक सिंगल एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, वो हजार्डस है। जैसे मान लो भट्टी में कोई काम कर रहा है, हजार्डस है ना भाई साहब। केमिकल फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, हजार्डस है ना भाई साहब। यानी कि हेल्थ को नुकसान है ना उस चीज से। तो पहले ये लॉ नहीं अप्लाई हो,
वाली कंपनी पर भी अप्लाई होंगे सारे के सारे कानून, यानी कि सख्ती से उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कर को देखिए तीन हिस्सों में यहां पे बांट दिया गया है। ठीक है, पहला पहले क्या होता था, जो आपके डायरेक्ट लेबर्स होते थे, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो गए। ठीक है, ये इनमें से कैटेगरी हर एक वर्कर को जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता था, ठीक है, पोर्टेबिलिटी यानी अगर ले जाने का पैसा वगैरह नहीं मिलता, ट्रक वगैरह का पैसा नहीं देते थे। कॉन्ट्रैक्ट यूपी से 50 लेबर को लेकर के हरियाणा गया गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो बनता था कि इतने इतने लेबर लेबर गए हैं, तो उनको ये सारी सारी फैसिलिटीज दी जाती थी। यानी यानी लेबर जो माइग्रेंट लेबर था ना, उसको स्टेटस इसी बात पे मिलता था। लेकिन अब डायरेक्टली उठा रही है, कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, तब मैं माइग्रेंट ही कहलाऊंगा। बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि मैं दूसरे राज्य है माइग्रेशन के डेफिनेशन के लिए। अब माइग्रेंट्स यानी पलायन की डेफिनेशन में वो इंसान, ऐसा क्यों, माइग्रेंट वर्कर का या माइग्रेंट वर्कर बेनिफिट में आपको जो ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, पोर्टेबिलिटी दी जाती है, सब आपको मिल जाए। वुमेन अलाउड इन ऑल जॉब्स इंक्लूडिंग शिफ्ट, तो वह कोई भी हो, लेकिन अब उसको सेफ्टी का ध्यान रखना है। जैसे कि कैब की फैसिलिटी सेक्टर में काम कर रही है, तो उसको गार्ड रखने पड़ेंगे आपको। यानी कि सेफ्टी मेजर्स अगर हैं आपके पास, तो औरतों को भी काम करना अलाउड किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का तो डेटाबेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर इनको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलता है, अलग अलग सैलरी का स्लिप मिलता है जहां जहां इन्होंने काम किया है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर्स है उनका कोई भी डेटाबेस नहीं है, लेकिन अब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का भी डेटाबेस बनाना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो वर्किंग आवर्स का जो ठीक है, 48 घंटे का मतलब क्या होता है, ठीक है, संडे छुट्टी और यानी 6 दिन काम करो 8 घंटे के हिसाब से, तो लेकिन ये 48 घंटे आप चाहो तो 5 दिन में भी काम कर सक पूरा कर सकते हो। 48 घंटे काम करके 3 दिन में भी पूरा कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आपको और ओवर टाइम वाला मैंने आपको बता ही दिया है। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी कमिटी, वो कंपनियां जहां पे 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं, उनको एक सेफ्टी कमिटी बनानी पड़ेगी। वो कमिटी वर्कर्स की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, होगा, ठीक है, उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा 50% ऑफ द फाइन। अब देखिए किसी कंपनी में कोई हादसा हो गया, सरकार ने उसको लगा दिया 5 लाख का जुर्माना, तो जुर्माना किसके पास चला गया भाई, कानून तोड़ने का जुर्माना किसके पास चला गया, सरकार के पास चला गया। अरे भैया मैं विक्टिम हूं, मेरे को क्या लगाया गया कंपनी पे, और नहीं, अगर 5 लाख फाइन लगाया गया है तो अब 10 लाख 50% जो को दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफॉर्म्स में, ठीक है, ऑल इंडिया लाइसेंस दिया जा रहा है और लेबर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन की बात करें, ठीक है, सिविल पेनल्टीज लगाई जा रही हैं और कंपाउंडिंग भी। सिविल पेनल्टीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, पैसा रुपया दे करके उन्होंने अपना पेनल्टी यहां पे चार्ज कर दिया है, और अगर नहीं मानेंगे तो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि अगर नहीं मानोगे तो आप पे हम लोग जेल भी भेजा जा सकता है, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजन आपको ओएसएचएन वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका पूरा एक्ट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने पूरा एक्ट बड़ी ही ईमानदारी के साथ और रिसर्च के साथ बताया है। इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। लॉ मॉडल एंड सिंप्लीफाई जाए, वर्कर्स की सेफ्टी हो जाए, हेल्थ, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ उनको मिले, ट्रांस का भी साथ में नुकसान हो रहा हूं, ढंग से वेजेस वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे आने वाले समय में भारत में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाली हैं, क्योंकि लेबर का जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत ही
रहा है। तो ये था आज का सेशन बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए आता रहूंगा जो कि रीसेंट टॉपिक्स होंगे, जो न्यूज में टॉपिक होंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो